नक्सल प्रभावित बस्तर में कोंडागांव को अति नक्सल प्रभावित जिले की सूची से बाहर कर दिया गया है। नक्सलवाद की घटनाओं में आई कमी को आधार बनाते हुए ये फैसला लिया गया। बस्तर के बाकी इलाकों में भी देखें तो लगातार नक्सली घटनाओं में कमी आ रही है। इस बीच मुख्यमंत्री ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए कहा है कि नक्सली अगर संविधान पर विश्वास करें तो सरकार बातचीत के लिए हमेशा तैयार है। ये खुशी की बात है कि घटनाएं कम हो रही है, संतोष का विषय है और साथ ही हम लोग चाहते हैं कि अब आगे भी इस प्रकार से कोई घटना ना हो ताकि बस्तर में शांति लौटे। जो बस्तर का पहले जो पहचान थी बस्तर की, शांति, भाईचारा और प्रकृति के साथ मुक्त जीवन जीने वाले हमारे आदिवासी भाई बहन फिर से वो जीवन लौटे, उस प्रकार की व्यवस्था हो। मैं तो पहले दिन से बोल रहा हूँ, यदि नक्सली भारत के संविधान पर विश्वास व्यक्त करे, किसी प्लेटफॉर्म में आए बात करने को तैयार है। इधर सीएम भूपेश बघेल के बयान पर बीजेपी की प्रतिक्रिया आई है। बीजेपी का कहना है कि नक्सल घटनाओं में कमी नहीं आई है, लगातार नक्सली आक्रामक हो रहे हैं, अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। नक्सली समस्या का हल होना चाहिए। सरकार को गंभीरता से नक्सलवाद खत्म करने के लिए काम करना चाहिए। आप क्या कदम उठाना चाहते हैं उसको उठाना चाहिए, इसमें श्रेय और बयानबाजी की जरूरत नहीं है। नक्सल समस्या गंभीर है और उसकी क्या रणनीति होना चाहिए, उसके लिए तो आप मुख्यमंत्री बने, इसको बताने की क्या जरूरत है। और यहाँ पे आम जनता को आप में पूरी जनता थोड़ी नक्सली है भाई, सभी लोग जो नक्सली हैं उनसे बात करिए कि आपको क्या करना है और क्या विवाद का हल करना है। ऐसा नहीं है कि इसके पहले सरकार ने बातचीत का रास्ता न बनाया हो, लेकिन ये घोषणा एक तरफा है। नक्सली कभी भी संविधान पर भरोसा नहीं करते। ऐसे में मुख्यमंत्री के बयान के बाद ये मामला कहां तक जाएगा, ये देखना होगा। आदित्य नामदेव, बंसल न्यूज, रायपुर। तो सवाल यही है कि संवाद से समाधान निकलेगा, यानी क्या वाकई नक्सलवाद को खत्म करने के लिए विचार रखना, बात करना, आपस में चीज़ें शेयर करना, क्या ये एक तरीका हो सकता है? जी हाँ, नमस्कार। छत्तीसगढ़ में आज का हमारा मुद्दा है संवाद से समाधान। निश्चित तौर पर संवाद से समाधान निकाले जा सकते हैं। संवाद वो तरीका है जिससे बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी नक्सलियों से संवाद का रास्ता अपनाने को कहा है ताकि हर मसले पर उनसे बातचीत हो सके। हालांकि बीजेपी इस पर सरकार को घेर रही है, यानी प्रदेश में संवाद पर सियासत भी शुरू हो गया है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, एक्सपर्ट भी हमारे साथ रहेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। संजय श्रीवास्तव जी प्रवक्ता है बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय जी स्वागत है आपका। अमित श्रीवास्तव साहब प्रवक्ता है कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और साथ ही साथ वर्णिका शर्मा जी नक्सल एक्सपर्ट हैं, लगातार अपनी रिसर्च वो करती रहती हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ती हैं। तो मैं किसी पॉलिटिकल एंगल पर जाऊं या कोई राजनीतिक टिप्पणी लूं या करूं, उससे पहले मैं वर्णिका जी आपसे मैं जानना चाहता हूं कि क्या यहाँ गणतंत्र का मुकाबला लोकतंत्र से, गणतंत्र से है? ऐसे में विचार रखना, बात करना कोई समाधान का तरीका हो सकता है? देखिए विनय जी, विजय जी की जो बातचीत या संवाद के माध्यम से समाधान की बात निकली है, आरंभ से ही सरकार के द्वारा ये बात सामने में आती रही है, ऐसा मैंने देखा है। संवाद से समाधान के तरीके निकालना और माओवाद के खात्मे की कल्पना करना या माओवाद के खात्मे की एक पहल करना, ठीक है, ये एक अच्छी बात हो सकती है। इतिहास भी साक्षी है कि शांतिपूर्ण समझौते से बढ़िया बात और कोई भी नहीं हो सकती है। परंतु इन सब बातों से बढ़ के एक बात ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है कि जब हम संवाद से समाधान की बात कहते हैं तो ये सुनने में, कहने में बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इसमें कोई भी हिंसक वारदात नहीं होती, कोई भी खून खराबा नहीं होता। तो एक आम जनता के लिहाज से जब हम इस वाक्य को अंडरलाइन करते हैं और सोचते, सुनते और समझते हैं तो बहुत बढ़िया लगता है, बहुत अच्छा लगता है और अधिकांश आम जनता भी इससे सहमत होती पाई जाएगी। लेकिन इसके जब गहराई पे हम जाके सोचेंगे तो ये या इसका विश्लेषणात्मक तौर पे जब हम अध्ययन करके सोचते हैं तो हम देखेंगे कि ये जो बातचीत से समाधान या संवाद से समाधान की बात कर रहे हैं, इनके पैरामीटर्स कौन कौन से होंगे,
पैरामीटर्स, जब भी हम क्या वो सीज फायर के तहत बात करने जा रहे हैं, और यदि सीज फायर के तहत बात करने जाते हैं तो सबसे पहली शर्त ये होती है कि अगला व्यक्ति अपना दुश्मन होना चाहिए। तो उनको क्या दुश्मन की कैटेगरी में रख के हम बात कर रहे हैं? अब दूसरी बात ये आ जाती है, क्या वो संवैधानिक तरीके से बातचीत करने को राजी हैं? और छत्तीसगढ़ के नक्सली, अब यदि वो संवैधानिक तरीके से बात करने को राजी हैं तो यहाँ पे फिर से एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है, और वो क्वेश्चन मार्क ये हो जाता है कि छत्तीसगढ़ के नक्सली समूचे देश भर के नक्सलियों में हार्डकोर नक्सलियों के नाम से जाने जाते हैं, जो गणतंत्र के जरिए पूरे एक एरिया को मुक्त दंडकारण्य घोषित कर चुके हैं। तो क्या जब वो संवाद से समाधान की पहल हम करते हैं तो क्या वो अपना हथियार रखने को राजी होंगे? अच्छा चलिए, एक बार हथियार रखने को राजी होते हैं और हिंसात्मक गतिविधियों पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाने को राजी होंगे बिना किसी शर्त के। उसमें ये शर्त नहीं होनी चाहिए कि वहां से सुरक्षा बलों को हटाया जाए, क्योंकि हमारे सुरक्षा बल वहां पे हिंसक कार्यवाही करने बस नहीं है, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की स्थापना करने के लिए भी सुरक्षा बलों की स्थापना होती है। दूसरी चीज, क्या वो वहां पे भयमुक्त वातावरण की स्थापना करना बंद कर देंगे? आगे मैं बताऊंगी। अभी एक बाइट चल रही थी जिसमें कहा जा रहा था कि कोंडा गांव बिल्कुल से वहां जो हाई अफेक्टेड नक्सल जोन है वहां से हटा दिया गया है करके। तो हाई अफेक्टेड नक्सल जोन से हटा गया है, पर वो रेड से हटा के ऑरेंज जोन में आया गया है। हमारे यहाँ एक बड़ी विडंबना है, या ये कहें एक कसौटी है, कि जब भी हम माओवाद की उपस्थिति या अनुपस्थिति की कल्पना करते हैं तो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हम ये मानते हैं कि वहां पे माओवादी वारदातें कितनी हुई है, या नक्सल वारदातें या हिंसक वारदातों के आधार पे हम तय करते हैं कि वहां पे नक्सलियों की उपस्थिति है या नहीं है। जबकि नक्सली वहां पे 2 या 3 प्रकार से ऑपरेशन चलाते हैं, और ये बिल्कुल गुरिल्ला कार्यवाही का ही हिस्सा होता है। केवल गन वाले ऑपरेशन ही नहीं होते हैं वहां पे वो उनका शेल्टर जोन भी कन्वर्ट कर सकते हैं उसको, और ब्रेनेटिक ऑपरेशन भी कर सकते हैं। पहली लहर उनकी काम करती रहती है। बिल्कुल सही कहा आपने वर्णिका जी। मैं यहाँ कांग्रेस प्रवक्ता से बात करूंगा। अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। अमित जी, ऐसा नहीं है कि इससे पहले बाकी सरकारों ने, बाकी क्या है कि सरकार रही है, इससे पहले आपकी सरकार थी, अजीत जोगी जी थे उस समय, और उन्होंने भी कोशिश की थी कि चीज़ें सुधरें। फिर उसके बाद रमन सिंह जी आए, उन्होंने भी कोशिश की कि बातचीत हो, बातचीत के ज़रिए कोई रास्ता निकले। आपको लगता है अमित जी कि बातचीत का वो रास्ता पहली सरकार ने जो अपनाया था उससे कुछ हटकर होगा? देखिए, निश्चित तौर पे जल जंगल जमीन के असली हकदार हमारे आदिवासी भाई हैं, और जिस प्रकार से मुझे ऐसा लगता है कि जो उनके ऊपर जो पूर्ववर्ती सरकार ने जो अन्याय और गैर बराबरी जो हम लोग मानते हैं कि जो नक्सलवाड़ी से आके यहाँ पर जो एक पनपा, और उसकी वजह क्या थी। जब हमारी सरकार आई तो हमने जब रणनीति बना के कार्य करना स्टार्ट किया तो ये एक चीज समझ में आई कि जो अत्याचार उनके साथ हुआ, जो गैर बराबरी की वजह से जो मूल समस्या उपजी कि निचले स्तर में उनके जीवन में जो अंतिम पंक्ति में वहां पर व्यक्ति है उसको उन सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा था, और वो सुविधाओं के अभाव में और पनप रहा था। भुखमरी कुपोषण को लेके जिस प्रकार से बातें आई, भ्रष्टाचार को लेके जो बातें आई, गरीबी भुखमरी बेरोजगारी को दूर करने के लिए हमारी अमित जी, क्या आपको लग रहा है गरीबी भुखमरी भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा तो नक्सलवाद खत्म हो जाएगा? क्योंकि मैं उसी पे बात कर रहा हूँ आपसे। एक सवाल और इसमें दाग रहा हूँ आपके साथ, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बड़े संवेदनशील मुख्यमंत्री, उन्होंने पहले भी कहा था, और ऐसा नहीं, जहाँ तक मुझे याद है, मेरी जो मेमोरी है, ये 3री या 4थी बार वो कह रहे हैं कि हम नक्सलियों से हर स्तर पर, हर प्लेटफॉर्म पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं। जी, मैं वही कह रहा हूँ। देखिए, जब भूपेश भैया सीएम बने और निश्चित तौर पे जब एक कार्य योजना और ठोस नीति बनाने के लिए उन्होंने अधिकारियों को कहा और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठ के जब चर्चा उन्होंने की तो बहुत सारे इनिशिएटिव उन्होंने लिए, और उसमें सबसे अहम यह था कि एक ठोस नीति और कार्य योजना बना के हमने कार्य प्रारंभ किया, और विकास, विश्वास और सुरक्षा को लक्ष्य मानकर हमने वहां पर काम करना स्टार्ट किया। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके लगातार स्कूल को रीओपन किया गया, उनके जो स्वास्थ्य को लेके इस बात में मैं आपको कई राजनीतिक बयानबाजी तो नहीं दिख रही है कि वहाँ डेवलपमेंट किया, इसका मतलब पुरानी सरकार ने नहीं किया, वहाँ योजनाओं का लाभ मिला यानी इससे पहले योजनाएं ठीक नहीं थी। मैं वही पूछना चाह रहा हूँ आपसे, क्या इस इच्छा शक्ति या पॉलिटिकल एंगल, मैं इस पर भी आपसे बातचीत करूंगा। इच्छा शक्ति। चलिए, संजय श्रीवास्तव जी, आप भी चुनाव के समय कई बार इन इलाकों में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, चुनाव नहीं, संगठन स्तर पर भी आपको दायित्व मिलता है, आप वहां पहुंचते हैं।
संजय जी, क्या आपको लग रहा है कि अब नक्सलियों के अंदर दो गुट हैं? एक संगठन जो है वो मिलकर ये चाहता है कि कहीं ना कहीं एक इलाका अपना कर लिया जाए, एक संगठन चाहता है कि अभी भी लड़ाई जारी रहे, फिर वहीं एक संगठन ये भी सोच रहा है कि कम से कम उगाही चलती रहे। अब आप सोचिए कि नक्सलियों को नक्सलियों से भी लड़ना है, अभी वहाँ दो विचारधारा पनप रही है। ऐसे में किनसे आप बात करेंगे, और जहाँ बात कर रहे हैं क्या वो सही प्लेटफॉर्म है उनसे बात करने का? देखिए विजय जी, आपने बिल्कुल सही कहा। हम चलते फिरते बीच में शिगुफा छोड़ने की हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। उसकी वास्तविक स्थिति, उसके निचले स्तर तक जाकर आखिर वास्तविक स्थिति क्या है, जैसा आपने कहा, दो कैटेगरी में आपने बांटा कि एक हार्डकोर हैं, एक बातचीत करना चाहते, एक नहीं करना चाहते, एक उसके पीछे उसका लाभ किस तरीके से लेना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं, उस पर अध्ययन करने की आवश्यकता, उसके बाद इस तरह की रणनीति बनती है। ये तो चलते फिरते कांग्रेस के नेता हम कर देंगे। आपने कहा कि तीसरी चौथी बार है। देखिए ऐसा है, संवाद बहुत अच्छी चीज है, मैं इसको नकारता नहीं, संवाद से बेहतर कोई चीज नहीं है। लेकिन जब संवाद की धज्जियां उड़ जाए और बार बार सरकारें लगातार इन बातों को कहते रहें और उसके अगले हफ्ते या 10 दिन के अंदर में एक बड़ी घटना हो जाए, तो ये सीधा सा संदेश है। भले उनमें दो गुट है, दो फैक्ट है, वो एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन उन्होंने संदेश दिया। जो घटना हुई तो हम तो ये मानेंगे कि नक्सली ने जिस तरीके का व्यवहार किया है, तो ये सीधा सा संकेत है कि हम आपकी बातों को नहीं मानते। 3-4 बार उन्होंने कहा है भूपेश बघेल जी ने, और इस प्रकार की लगातार घटनाएं होती गई, सिलगेर से लेकर तमाम प्रकार की घटनाएं। आज उस विषय पर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन वास्तव में संवाद, फिर मैं एक बार कह रहा हूं, संवाद अच्छी चीज है, लेकिन उसमें हम कितनी गंभीरता के साथ में क्या बातचीत कर रहे हैं, क्या पैरामीटर्स है, उसमें अध्ययन करके उसके क्या क्या पहलू हो सकते हैं, उस पर जब तक हम नहीं जाएंगे तो मुझे लगता है कि ऊपरी सतह पर बातचीत करना कि हम तैयार हैं और बाकी जो चल रहा है वो ठीक है, तो मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। दूसरा विषय है कि नक्सल की जो घटनाएं हैं, देखिए शुरू में ये सब बातें आती रही कि डेवलपमेंट नहीं है, कमियां हैं, ये है वो है, इसलिए अभाव के कारण ये इस तरह की दिशाओं में जा रहे। इसको आंशिक रूप से मैं सत्य नहीं मानता हूं, ऐसा नहीं है, लेकिन अब यह मानना पड़ेगा कि इसका स्वरूप पूर्ण रूप से बदल चुका है और जिनके कब्जे में ये सब चीजें हैं वो पूर्ण रूप से चाहते हैं कि नक्सलियों का राज वहां पर रहे। और जिस तरीके से जो सूचनाएं आती हैं कि धन एकत्रित करना, तमाम प्रकार के दबाव बनाना, यहां तक कि पॉलिटिक्स में भी एंट्री करके एक दबाव बनाकर उस परिणाम को प्रभावित करना, सरकारों के साथ में गठबंधन करके आगे पीछे करना, ये एक खतरनाक संदेश है। इसलिए मुझे लगता है कि सरकारों को, मैं तो ये हमेशा कहता हूं कि केंद्र और राज्य की सरकारें एक आपके समय भी एक्शन बने और मुख्यमंत्री रमन सिंह जी ने कोशिश की होगी, ये किसी के नहीं है, ये किसी के नहीं है। मैं सोचता हूं ईमानदार प्रयास आपकी तरफ से भी किया गया होगा। मैं कहां ना कर रहा हूं, लेकिन ये किसी के ये नहीं, हमने ईमानदारी के साथ में लड़ा, ये किसी के सगे नहीं है। और मैं हमेशा कहता हूं जितना हमने प्रहार किया तो इन्होंने रिएक्शन करने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस के साथ में हमेशा ये दिक्कत रही है कि अपने कार्यकाल में ये शांत तरीके से उसको डील करना चाहते हैं, जिसके कारण ये स्थायी रूप से जमे रहते हैं। हमें हर सरकार को उससे लड़ने की आवश्यकता है, उसका रिएक्शन होगा, उसका मुकाबला भी करेंगे। हमारे जवान कमजोर नहीं है। चलिए वर्णिका जी से मैं बात कर रहा हूं। वर्णिका जी काम किया है, वर्णिका जी, मुझे लगता है देखिए यही कारण रहा है कि 1967 में, जी मैं आऊंगा आपके पास संजय जी, 1967 से ही शुरू करेंगे। वर्णिका जी, आपको लग रहा है कि अलग अलग विचारधाराएं हैं, अलग अलग विचारधारा, नक्सलियों में भी फूट है। आप देखिए कि अलग अलग जगह जो है वो अलग अलग कंपनियां काम कर रही हैं। अचानक से उड़ीसा से कभी घुसते हैं, कभी आंध्रा से आते हैं, कभी झारखंड की तरफ से आते हैं। आप मध्य प्रदेश में भी देख लीजिए, कई मध्य प्रदेश के हिस्सों में अब उनकी चहलकदमी बढ़ गई है। सवाल ये है कि आप बातचीत किस प्लेटून से करना चाहते हैं। भाई अगर ये एक फौज हो तो आप फौज से लड़ सकते हैं, ये फौज नहीं है, आपके अपने लोग हैं जिनको बरगलाया जा रहा है। अब आप अपने लोगों को कैसे समझाओगे? उनकी पहली प्राथमिकता रोटी कपड़ा और मकान है। लगातार केंद्र और राज्य सरकारें वो काम कर रही हैं। अगर हम ये कहते हैं सरकारें काम नहीं कर रही हैं, ज़मीन स्तर पर काम नहीं करती हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि अब तक जो पैसा खर्च किया गया वो कहाँ गया, उस पर सवाल उठ जाएगा। हम कहना ये चाहते हैं या पूछना ये चाहते हैं, और मैं आपसे समझना ये चाहता हूँ कि इतना पैसा खर्च किया गया नक्सलियों के नाम पर, इतना पैसा उनको जो है मुख्य धारा में लाने के लिए किया गया, इतना पैसा उनके उन्मूलन के लिए किया गया, तो फिर भाई उनको ये हथियार कौन दे रहा है? उनको ये सुविधाएं कौन दे रहा है? उनके घर तक राशन कौन पहुंचा रहा है? उनको क्या अर्बन नक्सली मदद कर रहे हैं? तो फिर अर्बन में वो लोग कौन हैं जो हमारे ही अपने पहचान के हैं? सवाल ये है कि आप लोगों से बंदूक से नहीं लड़ रहे हो, आप उस विचारधारा से लड़ रहे हो जो आपके चारों ओर एक मकड़ जाल की तरह है। बिल्कुल,
विजय जी, एक्चुअली आपके प्रश्न में ही पूरा उत्तर छुपा हुआ है और पूरा विस्तार से उत्तर छिपा हुआ है। हम यहाँ से समाधान का तीर तो दागते हैं, जैसे पुराने महाभारत या रामायण में हम देखते थे कि तीर ऐसा तो हम छोड़ते हैं, पर तीर कभी भी लक्ष्य को साध के नहीं लगाया जाता, मतलब वो केंद्र पे साध के नहीं लगाया जाता। अब वो केंद्र पे साध के क्यों तीर नहीं लगाया जाता? क्योंकि हम अभी तक के माओइस्ट ऑर्गेनाइजेशन को जब भी समझने की कोशिश करते हैं तो अच्छे से अच्छा बुद्धिजीवी व्यक्ति भी आंख बंद करके जब माओवादी की कल्पना करता है तो एक प्रकार के वो वर्दीधारी या जो वर्दी पहने हुए गन पकड़े हुए माओवादी हैं, केवल उसकी सोच वहीं तक ही पहुंच जाती है। लेकिन माओवादियों का भी बिल्कुल समानांतर एक तंत्र चल रहा होता है। उनका भी सीओसी होता है, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन कमिटी होती है, जिसमें उनका पॉलिटिकल विंग होता है, जिसमें उनका मिलिट्री विंग होता है, जिसमें उनका पॉलिट ब्यूरो होता है। तो हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारी रणनीति किनको लेके हम बना रहे हैं। सबसे पहली बात, जब भी हम माओवादी खत्म हुए हैं कहते हैं, तो अभी मैंने आरंभ में कहा, तो क्या उनका मिलिट्री विंग उस एरिया से खत्म हुआ है या उनका पॉलिटिकल विंग खत्म हुआ है? रहा सवाल, अभी माओवादी जो हैं वो एक जगह पे स्टेबल नहीं रहते। जब हमारी रणनीति बदल रही होती है तो टिट फॉर टैट, उनके टीसीओसी के तहत आप देख सकते हैं कि उनकी भी रणनीति समांतर तौर पे दौड़ती होती है और बदलती जाती है। यही वजह है। एक सवाल मेरे मन में आ रहा है वर्णिका जी, मुझे लगता है सरकार के पास एक बार बात करने का सबसे अच्छा मौका था कोरोना की सेकेंड वेव, जिसमें सरकार कोरोना से भी लड़ रही थी, नक्सलियों को भी उस समय काफी नुकसान हुआ, और हालांकि वो बहुत जंगल के अंदरूनी इलाकों में थे तो बहुत ज्यादा किसी को नुकसान नहीं हुआ। तो क्या वो वक्त था? क्योंकि वो वक्त निकल चुका है, अब आप उनसे सीधी बात नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें जरूरत थी उस समय आपकी, वो आपके पास आ सकते थे। जी, एक ना संवेदनशील मौका होता है, क्योंकि जो उनकी स्मॉल एक्शन टीम होती है वो आम जनता से ही मिलके बनती है। जो उनके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं विजय जी, वो आम जनता का ही उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण, जो आम, चाहे वो इंसर्जेंसी हो या काउंटर इंसर्जेंसी हो, आम जनता ही उसका केंद्र बिंदु होती है। तो माओवादियों के ऑर्गेनाइजेशन में भी आखिर वो कहीं फॉरेन से आयातित लोग नहीं होते हैं। जो उनके छोटे एक्शन टीम्स होते हैं उसमें आम जनता ही होती है, और जो समस्या हमारी होती है वो उनकी भी होती है। तो उस समय यदि उनकी संवेदनाओं को टच किया जाता या उनको समझने का प्रयास किया जाता, इस पर मैं बात तो करता हूं, निश्चित ही हम जड़ के आधार पे उनको इस तरीके से रोक सकते थे। कम शब्दों में जवाब दीजिएगा, क्योंकि यहाँ वर्णिका जी नक्सल एक्सपर्ट है, तो मैं शायद उनसे ज़्यादा इसलिए बातचीत कर रहा हूँ क्योंकि आप दोनों पार्टियों को शायद और कुछ सुझाव मिल सके। ग्रामीण इलाकों में आप भी पहुँचते हैं, बीजेपी भी दावा करती है हम बूथ बूथ तक है, तो कम से कम बूथ बूथ तक होते तो एक एक बूथ पर जाते। आपके लोग भी, आप कहते हैं कि हम भी साहब, हमारे भी बहुत सारे लोग हैं, पार्टी लगातार काम कर रही है, तो फिर आप और हम सब काम कर रहे हैं, तो फिर ये कौन है? सवाल यही खड़ा होता है। अमित जी अपनी बात शुरू कीजिएगा। एक सवाल मेरा ये है कि क्या आपकी पार्टी जो घोषणा पत्र में सवाल सारे लेकर आई थी, धीरे धीरे उन सब पर अपने जवाब देती जा रही है, जनता की मुहर लगाते जा रही है? एक सबसे बड़ी समस्या ये है नक्सलवाद, क्या इस पर विजय प्राप्त करने का इसी साल कोई लक्ष्य है या फिर आने वाले समय में फिर ये आपके अगले घोषणा पत्र में होगा? देखिए, लगातार मैंने जैसा आपको कहा, उस समय मेरी बात इनकम्प्लीट रह गई थी। विकास, विश्वास और सुरक्षा। जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे सड़क, बिजली, पानी और उनकी जो मूलभूत सुविधाएं, जो उनको रोड कनेक्टिविटी से हम जोड़ रहे हैं, उनके स्वास्थ्य की हम चिंता कर रहे हैं, और लगातार जो पुल पुड़िया बना के, जिस प्रकार मैंने आपको कहा कि उनको पीडीएस के माध्यम से जो सारे सिस्टम जो सरकार के जो अंतिम पंक्ति में बैठा वो अंतिम व्यक्ति तक दे रहे हैं, तो वहां के आदिवासियों को एक विश्वास आता है। जब हम आदिवासियों को वहां पर जमीन लौटाते हैं तो उनको लगता है कि हमारी अपनी सरकार है, और अपनी सरकार से उनको जो अभी तक मूलभूत सुविधाएं और बुनियादी सुविधाओं के लिए लंबा जो मीलों चलना पड़ता था, अब वो चलना नहीं पड़ता। जहां पर पहले तनाव था वहां पर सुकून आ रहा है। बस्तर के विकास की बयार, वहां पर बस्तर में शांति का जो उजाला हो रहा है, निश्चित तौर पे आप देखिए एक नई उम्मीद जागी। और आज मुख्यमंत्री जी ने, आपने कहा, आपने बिल्कुल ठीक कहा, आप बिल्कुल कि 3-4 बार उन्होंने पहले भी कहा है कि जिसका भारत के संविधान में विश्वास है, हर प्लेटफॉर्म पे हम बात करने के लिए तैयार हैं। और लेकिन वर्षों से जिनको सुविधाएं नहीं मिली थी, और जिस प्रकार से हमारा एक जो हम रणनीति बना के काम कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है इस रणनीति को कितना समय लग सकता है आपके हिसाब से? जी, क्या बोला आपने? कितना समय लग सकता है इस रणनीति को? देखिए, ये कोई एक स्टेट की समस्या, वर्णिका जी ज्यादा एक्सपर्ट हैं, लेकिन मैं एक ही चीज कह सकता हूं कि जिस प्रकार से नक्सलवाद से निकला था,
कई स्टेटों को इसने इफेक्ट करते हुए जो नहीं नहीं लेकिन सर, मैं आपको इसलिए बता दूं पूछ रहा हूं जो- कि आपकी सरकार वो सरकार है जो मजबूत भरे कदम उठाती है, जो एक ही बार में आप कहते हैं कि हमने कह दिया था कर्जा माफ, तो कर्जा माफ, हमने कहा था 2500 मतलब 2500, किन किन जी। बहुत सारी चीजों पर जिस तरह मैं से वही- मैं आप उसी चलिए पे आ रहा मैं आपके हूं। पास आऊंगा। संजय जी, क्या इस तरह की सरकार चीजें, हो रहा है, मैं आऊंगा सर, सामाजिक आपके पास समय आर्थिक कम है। राजनीति को संजय ताड़ किया श्रीवास्तव जा रहा जी, है। संजय श्रीवास्तव जी, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ तौर पर जो घोषणाएं की थी उन पे एक एक करके वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो अगले चुनाव में आपके पास क्या होगा? फिलहाल तो धर्मांतरण का मुद्दा नजर आ रहा है, इससे ज्यादा बड़ा कोई मुद्दा है? नक्सलवाद आपके लिए कोई मुद्दा है, या आप ये अपने घोषणा पत्र में कहेंगे कि हम आए तो 5 दिन में नक्सलवाद समाप्त, 10 दिन में, 15 दिन में, महीने भर, साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 का मत कहिएगा। देखिए देखिए विजय जी, ऐसा है जो कांग्रेस की सरकार देश में 58 सालों तक जिन्होंने शासन किया है, जरा मुझे कहने का समय देंगे, और नक्सलवाड़ी से जो प्रारंभ हुआ था नक्सल, ये तो कांग्रेस की ही देन है जो पूरे देश के अंदर में फैल गई, पहली बात। दूसरा विषय, मैं सीधे प्रदेश पे आ जाता हूं, जो आपने कहा कि बड़े कड़े निर्णय फैसला करने वाली, कहां से बात चालू करूं? चलिए मैं बात करता हूं, आपने धान की बात करी ना, 2500 रुपए धान की बात है ना, मैं तो चुनौती देता हूं कि 2500 रुपए ये दे ही नहीं रहे हैं। ये केवल शिगुफे के आधार पर 50-60 सालों तक इसमें ये एक्सपर्ट हो चुके हैं। आपके मैं तो घोषणा इनके पत्र में सबसे ये प्रमुख होगा जो क्या वादे कि जो कहते हैं कि नक्सलवाद हमने 25 समाप्त रुपए में होगा? धान दिया, ये सर सुन ले सर, सुन ले, अरे सर सुन ले, देखिए इन्होंने कहा था, बिल्कुल रहेगा, ये तो हमारा स्थायी है। नक्सलवाद के लिए कहीं कोई घोषणा पत्र या उसके लिए कोई पत्र की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने जरूर कहा था, इनके घोषणा पत्र को मैं रोज देखता हूं, कहीं ना कहीं बैठना पड़ता है, तो इन्होंने कहा था प्रत्येक नक्सल प्रभावित जो पंचायतों में 1-1 करोड़ रुपए विकास के काम देंगे। शून्य है, 1 रुपए उन पंचायतों को नहीं मिला जो नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र हैं। हम इस तरह का वादा नहीं करेंगे जो आप कह रहे थे कि सब प्रकार के वादे कर लेते हैं। इन्होंने कहा था 685 रुपए के राजीव गांधी न्याय योजना देंगे, उसमें 10,275 पड़ता है, आज 9,000 दे रहे हैं, ये तो 1,275 रुपए से उसी में मार रहे हैं। ये शराबबंदी करे नहीं, बेरोजगारी भत्ता दिए नहीं, कौन से वादे पूरा कर रहे हैं? कौन सी मजबूती? इतनी सरलता के साथ में नक्सल को समाप्त करने के लिए हर साल एक बार शिगुफा छोड़ देना कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, उसके बाद घटनाएं हो जाती हैं। तो मुझे लगता है, देखिए, राजनीति से परे हटकर दोनों सरकारों को मुझे लगता है ये बातें करने में कितना अच्छा लगता है। आप और हम जानते हैं कि इस समस्या का हल जो है वो फिलहाल बहुत गहनता के साथ है। और आप ध्यान रखिए सर, मैं एक आखिरी सवाल आपसे बात कर रहा हूँ सर, समय कम है, मुझे जाना पड़ेगा अमित जी की तरफ, क्योंकि आप याद रखिए कि 15 साल की सरकार में जब आपकी सरकार थी तो यही वो सरकार है जिसकी एक पूरी आपने देखी होगी पौध निपट गई। हमने लड़ा सर, जो शहीद हुए, बहुत ईमानदारी के साथ में लड़ा हमने, बहुत ईमानदारी के साथ में लड़ा हमने। हम नक्सल के मामले में कभी हमारी पॉलिसी डुअल पॉलिसी नहीं रही। इन्होंने तो कहा था कि हम पॉलिसी लाएंगे, लेकिन आज 3.5 साल बाद पॉलिसी नहीं आई इनकी, नक्सल पॉलिसी आई नहीं। अमित जी 10 सेकंड आपके क्या पास। चाहते हैं? देखिए, आप ये अपरोक्ष रूप से देखिए, समर्थन करेंगे, ये घोषणा पत्र की संजय भैया बात कर रहे थे, आपकी भैया हमारा नक्सल के घोषणा खिलाफ पत्र हैं। मैंने ठीक कर दिया, तो इनको मुझे भेज लगता है देता ये हूं ठीक हमने है। क्या क्या किया है। मुझे ये और लगता एक है इनका ठीक है। घोषणा पत्र आप देख लीजिए, 2100 रुपए समर्थन मूल्य नहीं दिया। अरे मैं रोज पढ़ रहा हूँ भैया, 300 रुपए प्रति मैं रोज क्विंटल पढ़ रहा हूँ। बोनस नहीं दिया। पहला किसानों को ब्याज मुक्त 2500 नहीं रुपए, दिया। और क्यों हमसे 9,000? करते, क्यों अरे 9,000? इनकी तो कोई नीति 10,275 नहीं थी। रुपए होता है जिस 685 का, प्रकार से आदिवासियों क्यों को 9,000? फंसाते थे, क्यों पटनायक 9,000? बना के हमने 685 उनको रुपए न्याय अंतर दिलाने की का राशि काम से किया। 10,275। बस्तर में जिस प्रकार से शराब मुख्य विकास हो रहा बह रही है, इसकी नदियां बह रही तकलीफ शराब यही की, है। और शराब की इसका नदियां बह रही प्रमाण है कि पूरे भाजपा प्रदेश के वहां पर अंदर भाजपा में, मुक्त है शराबगढ़ हो गया है ये। लगातार चलिए अब सवाल यही है, इस विचारधारा से मैं आप तीनों को रोक रहा हूँ सर, आप तीनों को रोक रहा हूँ। सवाल यही है संजय जी और अमित जी, संजय जी अमित जी, संजय जी अमित जी, सवाल यही है कि इस विचारधारा से लड़ने के लिए, माओवादी विचारधारा से लड़ने के लिए क्या वाकई एक मजबूत लोकतंत्र की विचारधारा की जरूरत है? और हम समझते हैं कि शायद पक्ष और विपक्ष दोनों को यहाँ साथ आकर इस समस्या से लड़ना होगा, इसे खत्म करना होगा, तभी इस प्रदेश का और ज़्यादा विकास हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। आगे देखिए प्राइम टाइम।